गुरुग्राम में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुआ कैबिनेट का मंथन। ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति। 27 अप्रैल को होगा हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर होगा हंगामा। विपक्ष के विरोध पर निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का सरकार पर निशाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, 2023 में महिला आरक्षण का एक्ट बना, सरकार अब सिर्फ सियासत कर रही। हरियाणा कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल होने से भूपेंद्र हुड्डा का सख्त इनकार। बोले, राहुल गांधी आए तो भी यात्रा में नहीं जाऊंगा, ये पार्टी अधिकृत यात्रा नहीं। हरियाणा में कैदियों के स्वास्थ्य को लेकर जेल विभाग का नया नियम। अब नए कैदियों या पैरोल पर लौटे कैदियों की होगी स्वास्थ्य जांच। जेल डीजी बोले, हमारे लिए सबसे पहले जेल की सुरक्षा। पहलगाम हमले की बरसी पर शहीदों को नमन। शहीद विनय नरवाल की बहन ने किया भाई को याद। कहा, भाई के नाम पर संस्थान बने तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हरियाणा में गर्मी का सितम बरकरार। कई जिलों में तापमान 40 के पार। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दी सावधानी बरतने की सलाह। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे उस बिल के साथ जिसके गिरने के साथ ही देश भर में अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। बवाल मचा हुआ है महिला आरक्षण को लेकर। इन दिनों देश भर में बवाल है। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों को घेर रही है, तो उधर हरियाणा में भी वार पलटवार की ये लड़ाई जारी है। इसी बीच अब हरियाणा सरकार ने 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के संसद से शुरू हुई महिला आरक्षण की लड़ाई अब हरियाणा की विधानसभा तक पहुंच गई। 17 अप्रैल को लोकसभा में जब बहुमत न मिलने से महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक गिरा तो देश भर में सियासत परवान चढ़ गई। बीजेपी सड़कों पर आई और सड़कों से होते हुए ये लड़ाई विधानसभा के पटल तक पहुंचने वाली है। हरियाणा सरकार ने 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है, जिसमें महिला आरक्षण पर सियासत का घनघोर रण देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। नारी शक्ति पर शक्तिशाली होती सियासत के इस अध्याय में सरकार का विपक्ष से सवाल है कि विपक्ष ने नारी शक्ति को कमजोर करने का फैसला क्यों लिया, नारी शक्ति का उपहास क्यों उड़ाया और महिलाओं के मजबूत होने से विपक्ष को टेंशन क्यों है। अब यही सवाल हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव की वजह बने हुए हैं, जिस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। महिला बिल तो 2023 में पास हो गया था, जिन्होंने सारी पार्टियों ने किया था। महिला बिल का इनिशिएटिव तो कांग्रेस ने किया था। शुरू में राजीव गांधी जी के टाइम में पंचायती राज में हुई महिला आरक्षण और उसके बाद कांग्रेस के समय में हुआ, लेकिन उस टाइम विरोधी पार्टी ने विरोध किया। अब के सारी पार्टियों ने मिलकर 2023 में महिला आरक्षण पास कर दिया। झगड़ा क्या है? जब भी 2024 के इलेक्शन होने चाहिए थे उसके। देखो 2023 में मेरे पास सवाल ये है, इस बात का जवाब चाहिए। 2023 में जब एक पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, एक एक्ट बन गया, तो नोटिफिकेशन उसकी 2000 अब हुई है।
16 तारीख को। आपने नई बातें जोड़ दी हैं कि हम 50% सीटें बढ़ा देंगे सभी राज्यों में। व्हाट इज द लॉजिक? पता तो चले। आज तक ये किसी को ना पार्लियामेंट में, ना मीडिया के सामने, ना कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि लॉजिक क्या है। केवल ये कहना कि नहीं हम बढ़ा देंगे, हम साउथ को भी उतना प्रोपोर्शन दे देंगे। क्या प्रोपोर्शन की बात कर रहे हो आप? आज के दिन जो है महिलाओं को बरगला रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि ये विरोध महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का नहीं बल्कि परिसीमन की प्रणाली का हुआ है। लेकिन विपक्ष के इस तर्क को बीजेपी विपक्ष की वोट की राजनीति और कांग्रेस की महिला विरोधी सोच बताने से पीछे नहीं हट रही। आज जो है कांग्रेस ने उसको जो है उस बिल को जो है गिराकर ये पूरी देश की महिलाओं को ये दिखा दिया है कि ये केवल और केवल महिलाओं को एक सिंबल के तौर पर देखते हैं, एक मुखौटा है। इलेक्शन के टाइम पर इनको इस्तेमाल करो, कुछ इनको थोड़ा बहुत इधर उधर दे दो ताकि इलेक्शन के टाइम जो है इनसे जो है वोट बटोरी। और ये एक नेचुरल स्टेप आगे बनता है क्योंकि अब इसके लिए जैसे जमीन अब तैयार है, ये मांग है और उसके लिए ये पूरी तैयारी थी। और विपक्ष क्योंकि कभी वोट चोरी से लेके कभी ये इनको जिस प्रकार से ये एक हेडलेस चिकन की तरह ये इनकी जो नकारात्मक सोच हो गई है कि जो कुछ भी रूलिंग पार्टी या भाजपा कर रही है उसको बस हम अगर जो भी कर रहे हैं उसके उल्टा हमें चलना है, तो लोग सारा की सारा समझते हैं। अब देखा जाए तो नारी शक्ति पर सियासत का बल इतना प्रबल हो चुका है कि नारेबाजी और सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। वहीं अब नारी पर यही शक्तिशाली सियासत सदन में भी 27 अप्रैल को देखने को मिलेगी। सरकार जब विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेगी तो जाहिर है कि विपक्ष भी सरकार की भूमिका को सवालों के कटघरे में खड़ा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने महिला आरक्षण के पीछे बीजेपी की सच्चाई बताई। महिला आरक्षण बिल जो गिरा संसद के अंदर, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश हैं उनमें विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं विधानसभा के और कहीं ना कहीं निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिला आरक्षण के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश नजर आ रही थी। वो चाहते थे इस बिल के साथ में डिलिमिटेशन का भी 850 कर दिया जाए और 2011 सेंसस से करना चाहते थे। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने ये बात उठाई संसद के अंदर। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। जो 3 साल पहले आपने कानून बनाया था सर्वसम्मति से, उसी के मुताबिक 543 का 33% कर दीजिए, हम तैयार हैं। अगर आपको 850 करना है तो नई जो सेंसस चल रही है, जनगणना पूरी हो जाए, उसके बाद जातीय गणना रिपोर्ट सामने आता, किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। पहले BCB वगैरह के साथ में, OBC के साथ में खासतौर से अन्याय हुआ, इसलिए हम चाहते थे कि उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो वो मौजूदा सिस्टम के अनुसार करें, हम तैयार हैं। और महिलाओं की बात करें तो हाथरस में कहाँ गए थे, उन्नाव में कहाँ गए थे ये लोग जब महिलाओं की बात आई? मणिपुर में कहाँ थे जब महिला खिलाड़ी घसीटा गए, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जब कहाँ थे? ये सब बातें आप जानते हैं। ये सब पॉलिटिकली मैसेज था। बंगाल का चुनाव है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग महिलाओं के बड़े हितैषी हैं। सही मायने में नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा महिला का सम्मान किया है। और अगर आज पंचायती राज में गांव में सरपंच या जिला प्रमुख या शहरों में चेयरमैन बने हुए हैं तो उसका श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने पंचायती राज लागू किया था। तो हरियाणा में भी कोई ऐसी योजना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदर 33% आरक्षण लागू करे? बिल्कुल, हम चाहते हैं आने वाले चुनाव के अंदर हम 33% रखेंगे। नगर निगम में तो 5 में से 4 दिए महिलाओं को, ये तो बहुत ज्यादा चला गया। विधानसभा में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 33% का तो कानून लागू हो जाता है, वरना हम अपनी तरफ से पार्टी में देना चाहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब बिल गिरा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सांसद है वो हंसी ठिठोली कर रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और काफी उत्साह का माहौल उनके अंदर। ये बीजेपी तो इन बातों में निपुण है, इवेंटबाजी में, ऐसे आरोप लगाने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए वो तो जो भी कहे आपको पता है। और अब जिक्र करेंगे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी भी आते हैं तो भी वो इस यात्रा में नहीं जाएंगे।
विजेंद्र सिंह की यात्रा पार्टी अधिकृत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई पब्लिक मीटिंग होती है तो वो जाएंगे, लेकिन विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर नहीं जाएंगे। सीधा सीधा इनकार कर दिया गया है साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, और इसे पार्टी अधिकृत नहीं बताया है। वो अपनी यात्रा लेकर जा रहे हैं, वो चलते रहे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया है कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। चाहे राहुल गांधी आते हैं तो भी वो इस यात्रा में नहीं जाएंगे। तो विजेंद्र सिंह ने ये यात्रा जो है शुरू की है, सद्भाव यात्रा, और एक संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं एकजुटता का। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है पार्टी के अंदर ही तकरार नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ही पार्टी की इस यात्रा में, सद्भाव यात्रा में जो विजेंद्र सिंह की तरफ से निकाली जा रही है उसमें जाने से इनकार कर रहे हैं। सीधा सीधा उन्होंने मना कर दिया है इस यात्रा में शामिल होने में। तो ये जो यात्रा है 2025 में शुरू हुई थी, अक्टूबर 2025 में, जिसके बाद ये अलग अलग हलकों में गई, और अब जो है ये यात्रा फिर 26-27 अप्रैल से दोबारा से होने वाली है। और इस यात्रा को लेकर ही मंथन किया जा रहा है, चर्चाएं भी हो रही हैं, जिस सब के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है कि वो इस यात्रा में नहीं जाएंगे, शामिल नहीं होंगे। यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं, ऐसे में आप जाएंगे? आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होऊंगा? पार्टी अधिकृत होती तो मैं शामिल होता। अभी कोई आए, पार्टी सब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? कोई पब्लिक मीटिंग होती जाऊंगा, वहां से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। गांधी जी जो अपने कार्यक्रमों के हिसाब से बनाते हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो तो जब उनकी जो कोई भी पब्लिक मीटिंग होगी सारे कांग्रेस हैं। कांग्रेस की नहीं है यात्रा, फिलहाल निकाल रखी है विजेंद्र सिंह जी ने, जो यात्रा निकाल रखी है वो कांग्रेस की नहीं अधिकृत यात्रा। अधिकृत नहीं है, ये हमारे जो इंचार्ज हैं वहाँ जब चंडीगढ़ में हुआ था तो ये वहीं थे हरिप्रसाद जी ने कहा कि कांग्रेस की अधिकृत नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे हमने भी कह दिया, व्यक्तिगत तौर पे कोई निकाले, आप निकालो, मैं तो आपको भी नहीं मना करूंगा। उधर पानीपत में बीजेपी विधायक ने एसएचओ को फटकार लगा दी। फोन लगाकर एसएचओ पर विधायक मनमोहन भड़ाना भड़क उठे। एफआईआर दर्ज न होने को लेकर एसएचओ को लताड़ लगा दी। दरअसल विधायक मनमोहन भड़ाना जो है वो पानीपत में उस शख्स के घर पहुंचे थे जिसने थाने से छलांग लगाई थी, थाने की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जिससे मुलाकात करने जब विधायक पहुंचे तो उन्होंने सीधा एसएचओ को फोन लगा दिया और फोन लगाकर लताड़ते नजर आए। वीडियो भी इसकी सामने आया है, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये एसएचओ को फोन लगाकर लताड़ा जा रहा है और साफ साफ कहा जा रहा है कि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। इतना ही नहीं, विधायक ने चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह से किसी के साथ अन्याय होता है तो किसी को बख्शेंगे नहीं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। विधायक हैं मनमोहन भड़ाना जो पानीपत में उस शख्स के घर पहुंचे थे जिसने थाने से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी। नहीं, इसकी गवाही, इसके नोट कीजिए, और अगर आप नहीं करते तो मैं ऊपर से करवाता हूँ उनके नाम एफआईआर। आप पुलिस थाने में बुला के किसी व्यक्ति को आप उससे जबरन उससे अपनी जमीन खाली कराने की बात करते हैं क्या? नहीं, इनका ये कहना है कि आपने इनसे जबरदस्ती करी। आपने कहा कि अपनी दुकान खाली कर, नहीं तो तेरे को मारेंगे। इसने कहा अगर मुझे मारोगे तो आपने कहा कि बीवी को लेके आएंगे, वो करेंगे सही। और कल ये भी धमकी थी कि तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। ये कहानी अपने आप बना रहे हैं क्या फिर? हैं? क्या दुश्मनी है इनकी आपसे? कल भी धमकी दी। बता रहे हैं वो, आपने इनके साथ गलत किया है इसलिए बता रहे हैं वो। किया आपने इनके साथ गलत। आप इनके पास आए देखने इनको? कोई नहीं आया जब तक। आप तुरंत यहीं आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देखने आइए इनके क्या हालत हो रखी है इसकी। देखने आइए और इनकी संतुष्टि कीजिए कि इनके साथ क्यों ऐसा हुआ है। पुलिस थाने में ऐसा हुआ इनके साथ। मेरे को इसके बारे में कार्रवाई चाहिए भाई। सुन ले मेरी बात, बड़ी नम्र निवेदन है आपसे। गरीब आदमी के साथ मैं खड़ा हूं, अगर यहाँ पे किसी गरीब के साथ अनजस्टिस होता है तो उसको बख्शूंगा नहीं बिल्कुल भी। इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि इसके साथ क्यों हुआ पुलिस थाने में ये कार्रवाई। इसका ये आरोप है कि आप लोगों ने इसे अबेटमेंट किया सुसाइड के लिए।
कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर भी कि नहीं हो सकती? क्लियर नहीं, इसकी गवाही इसके नोट कीजिए। और अगर आप नहीं करते, मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी सुमित, विधायक ने एसएचओ को फटकार तो लगा दी, लेकिन इसका क्या एक्शन देखने को मिला? आगे कार्रवाई हुई? क्या शिकायत दर्ज हुई है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए पानीपत के चांदीबाग थाना का मामला है, जहां पर जो युवक है ये चांदीबाग थाने में इसके खिलाफ शिकायत हुई थी और जमीन का ये विवाद था। उसी विवाद को लेकर ये थाने में पहुंचा था। इसका आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा इन पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद इसने जो है सुसाइड की कोशिश की, बिल्कुल आत्महत्या की कोशिश की थी। उसके बाद जो इसको पीजीआई में रेफर कर दिया, पीजीआई में इसका इलाज चल रहा था। तो अब ये जो है छुट्टी होने के बाद अपने घर लौटा तो पानीपत के समालका से विधायक मनमोहन भड़ाना इनके घर हाल चाल जानने के लिए पहुंचे थे, जहाँ पर पीड़ित द्वारा अपनी आप बीती उनको बताएगी। जिसके बाद विधायक द्वारा जो है चांदीबाग थाना एसएचओ को फोन लगाया गया और उसे लताड़ लगाएगी और उसको आदेश दिया गया कि इसके जो इसकी कार्रवाई बनती है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऊपर सीएम से कार्रवाई जो है वो करवाएंगे। कल का जो है ये मामला है, जिसके बाद आश्वासन जरूर पुलिस द्वारा दिया गया कि मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है अभी तक इस मामले में अपना पक्ष जो है रखने को तैयार नहीं है। और विधायक द्वारा साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी, अगर जो है कार्रवाई शिकायतकर्ता के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि पुलिस द्वारा अभी तक जो है शिकायतकर्ता के जो है बयान भी नहीं नोट किए गए हैं, इसीलिए जो है विधायक यहाँ पर गुस्सा हुए थे। जी, लेकिन अब जब विधायक ने फोन लगाकर फटकार लगाई है, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए फटकार लगाने के बाद जो है पुलिस हरकत में आई है और पुलिस का अभी तक मीडिया के सामने यही बयान है कि हम मामले की जो है जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले हम आगामी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो है जिस वजह से इसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया, जिन लोगों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या का प्रयास किया गया, चाहे उसमें पुलिसकर्मी हो या फिर जिन्होंने जमीन खाली करने का दबाव बना रहे थे वो लोग हैं, क्या उनके ऊपर एक्शन होता है या नहीं होता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो फिलहाल जो है पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है, जांच की बात कर रही है और उसके बाद ही किस तरह का एक्शन लेते हैं वो अभी देखना बाकी होगा। हरियाणा में कैदियों को लेकर जेल विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। नए कैदियों या पैरोल से लौटे कैदियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत में डीजी जेल आलोक मित्तल ने कहा कि 24 घंटे में कैदियों की पूरी स्वास्थ्य जांच होगी। सबसे पहले जेल की सुरक्षा है। हरियाणा की जेलों में अब कैदी जब पैरोल या फरलो से वापस पहुंचेंगे तो उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। ये फैसला लिया है डीजी जेल ने, जो कि पूरे जेल विभाग की ओर से लिया गया है। क्या इसके पीछे मोटिव रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी जेल आलोक मित्तल जी हैं, उनसे बात करते हैं। मित्तल साहब, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि एक ये फैसला आप लोगों की तरफ से लिया गया कि स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी, आखिर क्यों ये फैसला लेना पड़ा? इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। एक तो ये कि हरियाणा में मैं बताना चाहूँगा कि कुल 20 जेल हैं, जिसमें लगभग 25 से 26 हज़ार के बीच में बंदी रहते हैं। तो क्योंकि जेलों में सभी बैरक्स में लोग रहते हैं, सिक्योरिटी सेल में रहते हैं, तो वहाँ पर साथ रहने की वजह से उनके बीच उनके लिए जो ये हमें पता होना जरूरी है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीजेस तो ये लोग कैरी नहीं कर रहे हैं, और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हैं तो वो क्या हैं। और स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स वहाँ पे रहना है और लंबे समय तक रहना है। तो एक हम लोगों ने मेडिकल अथॉरिटीज़, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कंसल्ट करके एक डिटेल्ड SOP जारी किया है, जिसमें सभी जेल अथॉरिटीज़ को मैंने कहा है कि जो नए कैदी आ रहे हैं या जो कैदी जेल में प्रवेश कर रहे हैं, उनका फर्स्ट 24 आवर्स में कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। इसका मतलब है कि जब कोई, जैसे पुलिस की कोई केस रजिस्टर करती है, गिरफ्तार करती है, अगले दिन वो न्यायालय के आदेश के बाद से जेल में आते हैं या पेरोल फरलो के काटने के बाद आते हैं या किसी दूसरे जेल से ट्रांसफ़र होके आते हैं या उनकी बेल कैंसिल हो जाती है और दोबारा सजा याफ्ता आदमी की बेल कैंसिल हो जाती है और दोबारा वापस आ जाता है, या कई बार होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो जेल में व्यक्ति है उसको पुलिस रिमांड पे लेती हैं और कुछ दिनों के बाद वो वापस फिर आता है। तो ऐसे सभी प्रकार के बंदी कैदियों का हम लोगों ने ये तय किया है कि उनके जेल में आने पर, जेल में एडमिशन के बाद फर्स्ट 24 आवर्स में कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्क्रीनिंग कराएंगे। वहीं फरीदाबाद में पुलिस का बदमाशों पर अलग अंदाज में एक्शन देखने को मिला। यहां बेकम कॉलोनी में हमला करने वाले बदमाशों को
पकड़ने के बाद पुलिस ने उनका मुंडन करवाकर परेड करवाई। जिस जगह पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था उसी जगह पर यह परेड निकाली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं और कई थानों में इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। दरअसल आरोपियों ने एक शख्स पर हथौड़े से जानलेवा हमला किया था, उसे मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर मुंडन करवाकर उन्हें परेड निकाली उनकी। ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से, ताकि जो इलाके में लोग हैं और बदमाश हैं उनमें भी खौफ बना रहे और जो लोग हैं उनसे बदमाशों का खौफ वो दूर हो, डर के माहौल जो वहां पर बने हैं उससे थोड़ी राहत मिले। 4 नंबर हमारी है, इसमें प्रवीण लोहिया नाम के व्यक्ति को इन्होंने लाठी डंडों और राड़ों से यहाँ चोटें मारी थी सरेआम दुकान की गली के चौक पे, और उसमें जो है ना क्राइम ब्रांच ने इनको अरेस्ट कर लिया है और कॉलोनी वालों का भय दूर हो इसलिए निशानदेही कराई गई है और इनकी परेड निकाली गई है। तो थोड़ा मार उस व्यक्ति के पैर टूटे, डॉक्टर बता रहा है कि पैर भी काटना पड़ सकता है, इतनी बुरा हालात हो गए। हाँ वो ज्यादा सीरियस अभी पता नहीं, और डॉक्टर ही बताएंगे। तो सर ऐसे सजा ऐसी नहीं कि इन्हीं को भी अच्छा खासा इनके हाथ पर ऐसी दे देनी चाहिए, तभी सुधरेंगे। ये तो सजा तो अदालत का देने का काम है, पुलिस ने जो है ना कार्रवाई करेगी। सुधारे ऐसे लोगों को जब तक नहीं सुधरेंगे किस गैंग के हैं, क्या इनका गैंग का नाम? ये बलराज उर्फ बालू है, डोकेट है, वो हिस्ट्री शीटर है, उसी के आदमी है, वो भी झगड़े में शामिल है, उसने भी साथ मिलकर पिटवाया है, छोटे मारी। तो बलराज भालू कहाँ है? अभी फरार है, वो फरार चल रहा है। इन पे सर मुकदमा भी कोई दर्ज है, काफी बताया। हाँ ये हिस्ट्री शीटर है, कभी 8-7 मुकदमे दर्ज नहीं है। पिछले साल आज ही के दिन हमारे देश में एक ऐसी आतंकी घटना हुई जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। ये आतंकी घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई। यहाँ आतंकियों ने कई निर्दोषों को गोलियों से छलनी कर दिया। इन्हीं में से एक थे हरियाणा के करनाल के रहने वाले शहीद विनय नरवाल। आज विनय नरवाल की शहादत को 1 साल हो गया है। ऐसे में उनका परिवार आज भी उस दुख से उभर नहीं पाया है। बेटे को खोने के गम में एक पिता उदास है, एक बहन पल पल रोती है। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के संवाददाता ने जब विनय नरवाल की बहन सृष्टि से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई की शहादत के बाद से उनका और उनके परिवार का हाल कैसा है। जी, ये दुख ऐसा है कि इससे बाहर निकला ही नहीं जा सकता है, तो कोशिश यही रहती है कि इसको साथ में लेकर जीना सीखा जाए, यही कोशिश रहती है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका है पूरी की पूरी फैमिली का। ऑफ कोर्स आफ्टर सच एन इवेंट तो मतलब कितना मुश्किल होगा आप सोचिए कि जिस भाई ने मेरे को अपनी गोदी में खिलाया तो उसी के लास्ट राइट्स किए मैंने। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसी आपदा तो किसी दुश्मन पर भी आए। और रही बात फैमिली का ना, ऐसे इवेंट के बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है कि वो जो इमोशनल बॉन्डनेस थी हमारे अंदर, वो जो इमोशनल क्लोजनेस थी वो अभी भी है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के आगे अपना दर्द भी जाहिर नहीं कर पाते हैं। सब अकेले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो इस बारे में बात तक नहीं कर पाते एक दूसरे से, क्योंकि एकदम आंखें नम हो जाती है। फिर लगता है कि मेरी वजह से कभी आगे वाले उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। पापा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मम्मा को हमें सबको दे पाए, दादू दादी को। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर 80 years old। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है और ये चलने वाला है, पर वही जैसा आपने कहा, इस ग्रीफ से बाहर नहीं आ सकते। यू जस्ट लर्न टू लिव विद द ग्रीफ। आप अब गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, कैसे आप विनय के सपनों को या उसकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं अपनी नौकरी के ज़रिए समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि विनय के लिए सबसे पहले उसका नेशन आता था। देश सर्वोपरि है, उसका हमेशा यही था। तो इसी वजह से उसने आर्म फोर्सेस ज्वाइन की थी, उसका बचपन का सपना था। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी कैपेसिटी में मैं जो भी कर सकती हूँ हमेशा सबकी हेल्प कर पाऊँ और हमेशा वेलफेयर कर पाऊँ, जो भी मेरी कैपेसिटी में रहता है, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस।
हमेशा यही कोशिश रहती है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक मेमोरी जो आप हमेशा उसको जब भी इमोशनल होती हैं, खुश होती हैं या कोई भी मोमेंट रहता है तो विनय को याद करती हैं, या पहले की कोई मेमोरी? वैसे आजकल कुछ भी होता है, जैसे कुछ जब नौकरी लगी तो, या फिर कुछ बुरा भी होता है, किसी का डेथ हुई फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी, तो सब चीज़ें घूम फिर के विनय के पास विनय तक आ जाती है मेरी, क्योंकि लगता है कि ये सब मोमेंट्स उसकी प्रेजेंस में होने चाहिए थे, ना कि उसके बिना। और फिर हमेशा दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है कि अ डे विल कम कि एवरीबडी हैज़ टू लीव द वर्ल्ड, राइट? सो फैमिली के अंदर भी ऐसी कोई हैपनिंग होगी तो आई विल हैव टू फेस दिस ऑल अलोन। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। युवाओं से कुछ कहेंगे, सरकार से कोई अपील, कुछ भी जो आप जी बिल्कुल जी। तो दैट छोटू वाली भी बात आपने एक जिक्र की जी, वो मेरे को छोटे बोलता था, बट वन मेमोरी जो अभी मेरे माइंड में आ रही है एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ कि हम लोग टेरेस पे बहुत वॉक्स करते थे, इवनिंग वॉक्स ना, आफ्टर आवर डिनर। तो आई ऑलवेज टेंड टू रिमेंबर दैट वन लास्ट टाइम व्हेन ही गेव मी दैट टाइट हग। और अब बात गर्मी की करते हैं। हरियाणा में गर्मी का सितम बरकरार है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और बीमारियों का खतरा भी इससे बढ़ने लगा है। नूंह में भी गर्मी लोगों की मुश्किल बन चुकी है। यहाँ तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वैसे भी देखो, अब टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 41 से ऊपर जा चुका, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वैसे इस बार थोड़ी डिले भी हुई है। जनरली क्या होता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाती है, लेकिन इस बार 15 अप्रैल के आसपास से जो गर्मी शुरू हुई है, उसको एहतियात देखते हुए हमने जितनी PSC CHC हैं वहाँ उसके लिए मतलब इसके लिए अपने एक पार्टिकुलर रूम या बेड हमने फिक्स कर दिए हैं। कोई या पानी की कमी है तो उसके लिए उसको लिए ड्रिप चलाना है, या उसके पार्टिकुलर वहाँ डॉक्टर रहेगा। इमरजेंसी में भी हर जगह ये अलग से सुविधा, एक कहते हैं ना उसको, मतलब उसके लिए मैनेजमेंट के लिए अलग से रूम अलॉट कर दिया गया है, एक अलग से एक बेड फिक्स कर दिया गया है। गर्मी जी इतनी बढ़ रही है, अब कितनी गर्मी पड़ रही है कि पिछले साल भी नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी जी, अभी इस स्टार्टिंग से इतनी गर्मी है तो आगे जी बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, किस तरह से लोग बाग जूस का प्रयोग कर रहे हैं? जिस तरह खूब अच्छा काम चल रहा है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, जूस पसंद कर रहे हैं लोग बाग? ना, अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत अच्छा। ठंडा गर्मी में लोग बाग ठंडा ही मांगे हैं, तो वहाँ की वजह से ठंडा की वजह से जूस बेहतरीन भी रहा। किस तरह से दोपहर के समय बाजारों की रौनक चली जाती है? दोपहर में जी बाचक ना रहे, सुबह और ये शाम को 2-3 बजे के बाद में पब्लिक आती है। बाद में दोपहर में इतनी गर्मी पड़ती है, पब्लिक वो से ना रहती बाजार, गर्मी की वजह से झगर इतनी चल रही जी, वो से ही आवे ना आदमी ना आवे जी। ताती लू चल रही है, बहुत ज़्यादा ताती लू चल रही है। अभी इस 42-43 डिग्री तापमान है जी, आ गया और का हाल हो